अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज हम लोगों ने विज़ुअल फिजियोलॉजी में टॉपिक पढ़ना है एंटीबॉडीज़ एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? बेसिकली ये एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बाय लिम्फोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। तो ये गैमा ग्लोबुलिन नेचर होते हैं और इनको इसीलिए इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। टाइप्स इनकी कौन कौन सी होती हैं? IgA अल्फ़ा, IgD डेल्टा, IgE एप्सिलॉन और IgG गैमा, IgM MU। तो इसमें IgG जो है वो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सिग्निफिकेंट होती है और 75% ऑफ एंटीबॉडीज़ बॉडी में जो है वो IgG बनाती है। फिर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आ जाता है। तो ये आपके पास ना इसकी दो चेन, एक तो गैमा ग्लोबुलिन्स होते हैं विद द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 150,000 टू 900,000 और दो तरह की चेन्स होती हैं पेयर्स में, एक होती हैं लाइट चेन, एक होती हैं हैवी चेन। तो ये आपकी जो किसी के साथ बाइंड नहीं है उनको आप कहते हैं लाइट चेन और ये आपके पास जो सेंट्रली हैं वो दोनों हैं हैवी चेन्स। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो लाइट और हैवी चेन्स जो हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ जो है वो आपस में यूनाइट हुई होती हैं। देन डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जो हैं आपस में अटैच हुई होती हैं। ईच हाफ ऑफ एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ वन हैवी चेन एंड वन लाइट चेन। जो भी एंटीबॉडी बॉडी में प्रेजेंट होती है तो उसकी एक लाइट चेन होगी, एक हैवी चेन होगी। दोनों चेन्स को डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन किया होता है और उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या करवाता है, ये मूवमेंट करवाता है फैसिलिटेट ऑफ एमाइनो एसिड्स। लाइट चेन एंड द पार्ट ऑफ हैवी चेन पैरेलल टू इट फॉर्म वन आर्म। ये जो है ना लाइट चेन और साथ इसके जो कंबाइन हुई हुई है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, सेकेंड वाली जो इसके पैरेलल लाई कर रही है, ये एक आर्म बनाता है एंटीबॉडी का। उसके बाद आपके पास जो है दूसरा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हैवी चेन फॉर्म्स अनदर आर्म और ये जो बाकी पार्ट होता है ये इसका दूसरा आर्म, सेकंड आर्म बना रहा होता है और इनके बीच में ये जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको आप हिंज कहते हैं। देन आपके पास आ जाता है ईच चेन ऑफ एंटीबॉडी जो है उनके दो रीजन होते हैं, एक होता है कांस्टेंट रीजन, एक होता है वेरिएबल रीजन। तो कांस्टेंट रीजन की पहले हम देख लेते हैं डिटेल के। कांस्टेंट रीजन एमाइनो एसिड्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं ना वो सिमिलर इन नंबर और सीक्वेंस मिलते हैं आपको हर एंटीबॉडी में। उसके अलावा जो है इस रीजन को इसीलिए कहते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन या FC रीजन। ये क्या करता है, रीजन बाइंड करता है एंटीबॉडी की रिसेप्टर के साथ सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो है वो स्टार्ट करवाता है, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग प्रोटीन या रीजन भी कहते हैं। देन आपके पास आ जाता है वेरिएबल रीजन। ये स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट रीजन और इसमें जो है अमाइनो एसिड जो डिफरेंट इन नंबर और डिफरेंट इन सीक्वेंस मिलेंगे इन ईच एंटीबॉडी, इसीलिए इसको वेरिएबल रीजन कहा जाता है। या ये एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इसीलिए इसको एंटीजन बाइंडिंग रीजन या FAB फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन भी कहते हैं। फिर फंक्शंस आ जाते हैं डिफरेंट एंटीबॉडीज़ के। तो फंक्शंस में उन्होंने बताया हुआ IgA जो है वो लोकलाइज डिफेंस मैकेनिज़्म में हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज़्म, और आपकी एक्सटर्नल सिक्रीशंस जो हैं उनको जो है उसमें रोल प्ले कर होता है, जैसे टीयर्स होते हैं। फिर आपके पास आती है IgD। ये क्या करती हैं, ये आइडेंटिफिकेशन करती हैं लिम्फोसाइट्स की या एंटीजन की इन द B लिम्फोसाइट्स। उसके बाद IgE जो होते हैं वो आपके एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस, ये आपके रिकग्निशन ऑफ एंटीजन फिर आपका आ जाता है IgG, वो आपकी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कराते हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की डिटेल आगे हम अभी पढ़ेंगे कि क्या होती है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन।
और लास्ट आपका है IgM, वो भी आपकी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, उसमें दो तरह के मैकेनिज्म आ जाते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्शन, एक होता है ऑल्टरनेट या इनडायरेक्ट एक्शन। तो पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है। डायरेक्ट एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ में ये होता है कि कौन कौन से इफेक्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहले आपकी बुक में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स के दिखाया है उन्होंने कि सारी टाइप जो हैं IgG, IgM, IgA, D, E, ये क्या करेंगी, डायरेक्ट एक्शन के थ्रू कुछ फंक्शंस या एक्शंस प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें एग्लूटिनेशन आ जाता है। एग्लूटिनेशन क्या होता है, क्लम्पिंग ऑफ एनी सब्सटेंस या कोई भी प्रोटीन्स, RBCs जो भी हैं वहाँ पे सेल्स वगैरह प्रेजेंट, उनकी क्लम्पिंग कर देना, मतलब वो एक क्लस्टर की फॉर्म में जो है वहाँ पे आपको मिल रही है, तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं एग्लूटिनेशन। उसके बाद क्या दूसरा बताया हुआ है प्रेसिपिटेशन। इसमें ये होता है कि जो एंटीजन्स आपकी बॉडी में सोल्यूबल होते हैं, जैसे टेटनस टॉक्सिन है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनसोल्यूबल फॉर्म में और उसको वो बाद में प्रेसिपिटेट हो जाता है। फिर थर्ड है न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है ना वो कवर करती हैं आपकी टॉक्सिक साइड्स को एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स के। फोर्थ है आपके पास लाइसिस, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मोस्ट एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ रप्चर होती हैं, उनका सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगा और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जब उसमें से रिलीज़ होंगे एंटीजेनिक मटेरियल्स, तो वो डिस्ट्रॉय करेंगे आपके हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स को। फिर आ जाता है एक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज़ थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये स्ट्रॉन्गर देन डायरेक्ट एक्शन होता है, ये मेन रोल आपका प्ले करता है डिफेंस मैकेनिज्म में, और ये जो है एक्सेलरेट करता है वेरियस एक्टिविटीज़, जिसमें आपके पास प्रोटीन्स या एंजाइम्स आ जाते हैं जिसके थ्रू ये स्टार्ट होता है, जिसमें C1 to C9 प्रोटीन्स आ जाते हैं, और C1 के आगे फर्दर 3 सब यूनिट्स होते हैं, C1Q, C1R, C1S। उसके बाद 11 एंजाइम्स होते हैं टोटल। इसमें आपके पास 3 तरह के पाथवेज आ जाते हैं, एक होता है क्लासिकल पाथवे, एक होता है लेक्टिन पाथवे, और तीसरा है आपके पास ऑल्टरनेट पाथवे। तो क्लासिकल पाथवे की अगर हम बात करें तो उसमें C1 बाइंड होता है आपकी एंटीबॉडीज़ के साथ, C1 बाइंड्स विद एंटीबॉडीज़, और सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो हैं उसमें कॉज होते हैं। सबसे पहले उसमें आ जाता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो हैं वो इंजरी साइट पे एक्टिवेट करवाएगा, उनकी माइग्रेशन करवाएगा, और वो क्या करेंगे, एनगल्फ कर लेंगे बैक्टीरिया को और उसको डिस्ट्रॉय कर लेंगे बाय बाउंडिंग विद अ प्रोटीन इन द प्लाज्मा कॉल्ड ऑप्सोनिन। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है ऑप्सोनाइजेशन, क्योंकि इसमें प्रोटीन जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक वो डिस्ट्रक्शन नहीं होगी बैक्टीरिया की। सेकेंड आपके पास आ जाता है लाइसिस। उसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये पहले हमने उसमें भी डायरेक्ट मेथड में भी पढ़ा। उसके बाद थर्ड आ जाता है कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस का मतलब है, कीमो मतलब केमिकल्स, टेक्सिस मतलब माइग्रेशन। तो अट्रैक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स टू द साइट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जहाँ पे बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉज होना होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी ल्यूकोसाइट जो हैं वो अट्रैक्ट होकर वहाँ पे चले जाते हैं। फोर्थ आ जाता है ग्लूटिनेशन, वही क्लम्पिंग ऑफ डिफरेंट RBCs या बैक्टीरिया। फिफ्थ है न्यूट्रलाइजेशन। इसमें ये होता है न्यूट्रलाइजेशन, जैसे उसमें पढ़ा था कि कवर हुई होती है एंटीजन एंटीबॉडी वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो कवर हुए होते हैं, ताकि वो जब उनकी ज़रूरत हो तो वो रप्चर हो सेल मेम्ब्रेन उनका और एंटीजेनिक मटेरियल्स रिलीज़ करें और अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन हो बैक्टीरिया की। सिक्स्थ आ जाता है एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, जो कि रिलीज़ करते हैं आपके हिस्टामिन को। हिस्टामिन आपके एलर्जिक रिएक्शंस को जो है वो इनिशिएट कर देता है। सेकंड है आपके पास लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे क्या होता है, इसमें मेनोज जो है वो बाइंड करता है। मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन के एक्टिवेट होने से स्टार्ट होता है। ये क्या होता है, ये एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह सीरम प्रोटीन है जो बाइंड करता है मेनोज और फ्रुक्टोज ग्रुप के साथ, जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो और उनको अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर देता है। थर्ड आपका आ जाता है ऑल्टरनेट पाथवे। ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है जो एक्टिवेट होता है बाय अनदर मेथड या अनदर पाथवे, इसीलिए इसको ऑल्टरनेट पाथवे कहा गया है। इसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया उसको कहते हैं फैक्टर 1। तो फैक्टर 1 क्या करता है, वो बाइंड करता है आपके पॉलीसेकेराइड्स के साथ जो प्रेजेंट होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन की वॉल के अंदर और इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और ये एक्टिवेट करता है आपके C3 और C5 प्रोटीन्स को, और उससे क्या होता है C3 और C5
एक्टिवेट होने के बाद जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया कॉज करते हैं। फिर आ जाता है स्पेसिफिसिटी ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। स्पेसिफिसिटी ऑफ बी लिम्फोसाइट्स ये कि मतलब ईच बी लिम्फोसाइट जो है ना वो एक ही एंटीजन या एक ही एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने में वो होता है पर्टिकुलर या स्पेसिफिक। फिर आपके पास नेचुरल किलर सेल्स आ जाते हैं। ये लार्ज ग्रैनुलर सेल्स होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। इनको नॉन टी या नॉन बी सेल भी कहते हैं। इनके फंक्शंस होते हैं डिस्ट्रॉय द वायरसेस, डिस्ट्रॉय द वायरल इन्फेक्टेड और डैमेज सेल्स, डिस्ट्रॉय द मैलिग्नेंट सेल्स एंड प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ कैंसरस ट्यूमर्स। फिर हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या होते हैं? हार्मोन लाइक स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जो इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ टू द टारगेट सेल और उसकी डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस में आ जाते हैं इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, कीमोकाइंस, डिफेंसिन्स, कैथलिसिडेंस, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। सबसे पहले इंटरल्यूकिन्स की बात कर लेते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड साइटोकाइंस होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं मेनली बाय ल्यूकोसाइट्स और अदर दूसरे ल्यूकोसाइट्स की टाइप्स पे जो है वो अपना एक्ट करके या एक्टिवेट होके तो उस पर उसके फंक्शंस को न्यूट्रलाइज करते हैं। टाइप्स इसकी आ जाती हैं IL-1, IL-2, IL-3, 4, 5, 6 एंड 8। ये जो है इम्यूनिटी में मेनली रोल प्ले करते हैं। इनको नेचुरल किलर सेल्स स्टिमुलेटरी फैक्टर भी कहा जाता है IL-12 को, और IL-11 जो हैं वो इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इम्यूनिटी। सेकंड आ जाते हैं इंटरफेरॉन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये एंटीवायरल एजेंट्स भी इनको कहा जाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है उसमें आपके पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स में 3 तरह की टाइप्स होती हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। कीमोकाइंस हैं, कीमोटेक्टिंग एक्शन या कीमोटेक्सिस में जो रोल प्ले करें उनको कीमोकाइंस कहते हैं। फिर डिफेंसिन्स हैं जिनको एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स कहते हैं। उसमें 2 तरह के आ जाते हैं, एक होते हैं अल्फा डिफेंसिन्स, एक होते हैं बीटा डिफेंसिन्स। अल्फा डिफेंसिस जो हैं वो न्यूट्रोफिल से और मैक्रोफेजेस से सिक्रीट होते हैं और बीटा डिफेंसिस जो हैं वो आपके एपिथेलियल सेल्स से सिक्रीट होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और सलाइवरी ग्लैंड्स और क्यूटेनियस सेल्स में। फिर कैथलिसिडेंस हैं, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं जो कि आपके एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद आपके लास्ट इसमें आ जाता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। वो क्या करवाते हैं? एग्लूटिनेशन और एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। देन इसमें आ जाता है कि इम्यूनाइजेशन जो है वो किस तरह से ये सारे केमिकल्स करवाते हैं बॉडी में। इम्यूनाइजेशन जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो है बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया और स्पेसिफिक डिजीज़। उसमें आ जाती हैं 2 तरह की इम्यूनाइजेशन, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। अब जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है उसको दैट इज़ प्रोड्यूस विदाउट चैलेंजिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, और उसमें क्या होता है कोई सीरम या गैमा ग्लोबुलिन्स जो हैं किसी पर्सन से जो ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप कर चुका हो उसमें से लेकर, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा कि कोरोना पेशेंट्स जो रिकवर हो जाते हैं उनका प्लाज्मा लेकर, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है तो और उनकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं तो वो उनसे प्लाज्मा लेकर जो इन्फेक्टेड होते हैं उनमें जो है वो डोनेट कर दिया जाता है या इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें भी इसी तरह है कि जो हेल्दी मतलब हो चुका है डिजीज़ से रिकवर उसमें से सैंपल लेकर तो वो जो है सीरम या गैमा ग्लोबुलिन्स लेकर तो डिजीज पर्सन में इंजेक्ट कर दिया जाए। ये नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल में क्या आता है कि ये मदर से जो है बिफोर और आफ्टर बर्थ जो है वो बच्चा एक्वायर कर सकता है। बिफोर बर्थ जो है वो फीटस को मदर से ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल मैटरनल एंटीबॉडीज़ IgG थ्रू प्लेसेंटा, और आफ्टर बर्थ जो है मिल्क के थ्रू IgA एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बेबी में जाती हैं। लिम्फोसाइट्स ऑफ चाइल्ड जो होते हैं ना वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होते। उसके बाद क्या होता है कि एडिशन में ये होता है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रिसीव जो करता है मदर से वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या मेटाबोलाइज हो जाती हैं बॉडी में। इसीलिए पैसिव इम्यूनिटी जो है बच्चों में वो शॉर्ट लिव्ड होती है और इसकी सिग्निफिकेंस आपकी आ जाती है प्रिवेंशन ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी में। RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? अगर एक मदर जो है वो है RH नेगेटिव और बेबी जो है वो है RH पॉजिटिव तो ये कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये होता है कि दोनों मदर और फीटस का ब्लड मिक्स हो जाता है और मिक्स होने की वजह से क्या होता है कि वो जो है
एंटीबॉडीज़ जो है जब बेबी में जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो बॉडी के नेचुरल सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती और वो उनको हार्मफुल पार्टिकल समझ के उन्हीं को अपनी ही बॉडी की एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। तो ये होती है RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसीलिए RH अगर मदर RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है तो ये जो है ये कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है, लेकिन अगर मदर RH नेगेटिव है और बेबी भी RH नेगेटिव है तो ये कोई कॉम्प्लिकेशन कॉज नहीं करेगी। आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन में आ जाता है डेवलप्ड बाय इंजेक्टिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ यूजिंग सीरम फ्रॉम ह्यूमंस और एनिमल्स, मतलब वो आपने पहले से प्रिपेयर करके लैब में रखी हो तो वो यूज़ करते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन आ जाती है, उसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, इसमें बॉडी जो है वो डेवलप कर लेती है ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़ बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। और ये भी दो तरह की हो सकती है, इसमें एक्टिव आ जाती है नेचुरल, उसमें होता है कि एक्टिवेशन हो जाती है इम्यून सिस्टम की नॉर्मली इन द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ये दो तरह के इन्फेक्शंस में आपको मिल सकती है, एक होते हैं क्लिनिकल इन्फेक्शंस, एक होते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस। अब क्लिनिकल इन्फेक्शंस कौन से होते हैं? इन्वेजन ऑफ बॉडी टिश्यूज बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस मल्टीप्लाई एंड कॉज डिजीज बाय इंजरिंग सेल्स सिक्रीटिंग अ टॉक्सिन और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और सब क्लिनिकल जिसमें सिम्टम्स जो हैं वो माइल्ड हों और जो है पेशेंट अलर्ट ना हो उन सिम्टम्स से, तो उसको आप कहते हैं, और डिजीज़ इसी वजह से प्रोग्रेस करती जाए, वो उसको इतना सीरियस ना ले रहा हो, तो इसको कहते हैं आप सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। उसके बाद एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन आ जाती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जाए वैक्सीन की, अगर किसी डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन बन चुकी हुई है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, तो उसको एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन कहते हैं। फिर वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंट्रोड्यूस करवाया जाए बॉडी में टू प्रिवेंट एनी डिजीज़। फिर टॉक्सॉइड्स, टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं? सब्सटेंस विच इज़ नॉर्मली टॉक्सिक एंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड टू डिस्ट्रॉय इट्स टॉक्सिसिटी बट रिटेन्स इट कैपेसिटी टू इंड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ये वीकेंड कंपोनेंट्स होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं जो पैथोजन से सिक्रीट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो डेवलप कर लेते हैं इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़ लाइक आपकी टेटनस हो गया या कोलेरा हो गया। फिर इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज़ आ जाती हैं लास्ट में, उसमें आपके पास दो तरह की एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हैं जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो आपका फॉल्टी या डिफेक्टिव हो जाता है। दो तरह की होती है, एक होती है कंजेनिटल, एक होती है एक्वायर्ड। कंजेनिटल जो बाय बर्थ हो, एक्वायर्ड जो इन्वायरमेंट से आफ्टर जो है बर्थ वो आप में आ जाए। तो उसमें आपके पास कंजेनिटल में आ जाती हैं डाई जॉर्ज सिंड्रोम, जिसमें एब्सेंट होता है आपका थाइमस ग्लैंड, और उसमें क्या होता है सिवियरली इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और लिम्फोपीनिया कॉज कर देता है। लिम्फोपीनिया मतलब वाइट ब्लड सेल का काउंट जो है वो कम हो जाता है, पीनिया मतलब डिक्रीज, लिम्फो मतलब वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद एक्वायर्ड आ जाती है, एक्वायर्ड में आपके पास मोस्ट कॉमन है एड्स। एड्स जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो HIV वायरस की वजह से कॉज होती है। इसमें CD4 जो है उसका काउंट जो है सेल्स का वो कम हो जाता है बिलो 200। नॉर्मल CD4 सेल्स का काउंट होता है आपके पास 900 टू 1200 मिलीमीटर पर क्यूबिक पर मिलीमीटर, इस तरह। तो आपके पास अगर ये 200 से कम हो जाए तो इसमें जो है एड्स कॉज हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें नमूनिया हो सकता है पेशेंट को। उसके अलावा स्किन कैंसर कॉज हो सकता है, कैपोसी सार्कोमा। कैपोसी सार्कोमा क्या है? इसमें क्या होता है कि स्किन की लेयर के नीचे ना कुछ पैचेस बन जाते हैं, ब्लूइश पर्पलिश से पैचेस बन जाते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये स्किन का कैंसर हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है इसमें एंजाइम जो मेनली रोल प्ले कर होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये क्या करता है, ये HIV इसको यूटिलाइज करता है और कन्वर्ट कर देता है RNA को इनटू DNA, वायरल DNA, जो क्या करता है आपका वायरल DNA जो है होस्ट सेल में जाके तो DNA के साथ बाइंड करके उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर देता है और अल्टीमेटली वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या हो सकता है? सिक्रीशन से ट्रांसफ़र हो सकता है, कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटेमिनेटेड नीडल्स और इन्वेजिव इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसमिशन ऑफ फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग। फिर प्रिवेंशन, इसकी सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि इसका कोई अभी तक ट्रीटमेंट नहीं आया तो इसलिए इसकी सेफ्टी मेजर्स जो हैं उनके हवाले से ही आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। तो पब्लिक मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट द सीरियसनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़। HIV इन्फेक्टेड पर्सन जो हैं उनको एजुकेट करना चाहिए
टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ द डिज़ीज़। ब्लड जो है उसकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए फॉर HIV वायरस बिफोर ट्रांसफ्यूजन, यानी किसी को आपने ब्लड डोनेट करना है तो उससे पहले उसकी स्क्रीनिंग करवाएं। फिर IV ड्रग यूज़र जो हैं उनको नीडल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। मतलब वैसे भी कहते हैं नॉर्मली कि आप जब कोई भी सैंपल देते हैं या कोई भी इंजेक्शन लगवाते हैं तो नीडल का आपने ख्याल रखना है कि आप फ्रेश नीडल ही यूज़ करें हर पेशेंट पे। प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसका ब्लड टेस्ट कर लेना चाहिए, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो ट्रीटमेंट उसको देना चाहिए ज़िडोवुडाइन ड्रग का। इससे एड्स ट्रीट नहीं हो सकता, लेकिन बच्चे में एड्स ट्रांसफ़र होने के रिस्क मिनिमाइज़ हो सकते हैं। और आफ्टर बर्थ भी जो है वो बच्चे को 6 महीने तक ये ड्रग दिया जाता है। उसके बाद यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए अबाउट सेफर सेक्स टेक्निक्स। ऑटो इम्यून डिजीज़ आ जाती हैं, फिर कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स ऑन बॉडी टिश्यूज़ या सेल्स, तो उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। इसमें बॉडी में टॉलरेंस होती है अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन, जिसकी वजह से आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को टॉलरेट कर लेता है, लेकिन अगर वो उस कैपेबिलिटी से ज़्यादा वो हों पावरफुल एजेंट्स तो फिर जो है वो टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज़ जो सिर्फ एक ऑर्गन को करेंगी अफेक्ट, और एक होती हैं ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक या मल्टी सिस्टम जो बहुत सारे ऑर्गन्स को या सिस्टम को एक पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करती हैं। तो उसमें आपके पास आती है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम ऑटो इम्यून। HLA जो हमने पढ़ा था मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का वो है प्रोडक्ट है। ये एक ग्रुप ऑफ जीन्स है जो क्रोमोसोम 6 पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को मॉनिटर करता रहता है बॉडी में और रिकग्नाइज होता है बाय T and B लिम्फोसाइट्स, इसीलिए इसको एंटीजन भी कहते हैं। और ये ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज़ ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये डायरेक्ट होता है अगेंस्ट टिश्यूज़ प्रोसेसिंग द HLA लीडिंग टू ऑटो इम्यून डिजीज़। कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन कौन सी हैं उसमें आ जाती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, माइस्थीनिया ग्रेविस, हैशीमोटो थायरोइडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज़ और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो इंसुलिन डिपेंडेंट है ना डायबिटीज़ मेलाइटिस, उसको जुवेनाइल आर्थराइटिस भी कहते हैं, वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। उसमें ये होता है कि इंसुलिन पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन या तो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता या लिटिल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आपके आ जाती हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द रिसेप्टर्स एसिटाइलकोलिन, और इसमें मसल वीकनेस मिलेगी। हैशीमोटो थायरोइडाइटिस, उसमें ये लेट मिडल एजेड वुमेन में जो है वो ज़्यादा कॉमन है। एक्टिविटी ऑफ थायराइड जो है वो इसमें कम हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, और वो ग्रोथ या मेंटल रिटार्डेशन जो है ग्रोथ डिस्टर्ब करती है या मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर सकती है। फिर है ग्रेव्स डिजीज़। ये इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक्टिवेट करती हैं या फैसिलिटेट करती हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर थायराइड, तो इसमें जो है हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाती है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मिलती है जॉइंट्स में, और आप डेवलपमेंट ऑफ स्वेलिंग अराउंड जॉइंट्स एंड टेंडन्स और स्टिफनेस और पेन के साथ आएगा पेशेंट। एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, इसमें ये होता है एलर्जी मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी और एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू अ केमिकल और फिजिकल एजेंट एलर्जन। अच्छा, अब इसमें भी कॉमन एलर्जी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, फूड एलर्जी, एलर्जिक रिनाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा और अर्टिकेरिया। तो आपके पास जो एलर्जिक रिनाइटिस है ना उसको रनी नोज़ भी कह सकते हैं, या आप कह लें फ्लू के सिम्टम्स उसमें आपको आते हैं। और साथ अर्टिकेरिया कंडीशन जो है ना वो एक होती है स्किन लियन है, इसमें ना आपको रेड नेट टाइप अपीयरेंस में ना रेड पैचेस या रैश मिलते हैं स्किन पे, तो उस कंडीशन को आप कहते हैं अर्टिकेरिया। उसके बाद एलर्जेंस बताया हुआ है। एलर्जेंस क्या होते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज कर सके उसको एलर्जन कहते हैं। और ये किस किस तरह हो सकता है, बाय कांटेक्ट एलर्जी हो सकती है, केमिकल सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट में आ गए, इन्हेलेशन पोलन फॉर एग्जांपल इन्हेल कर लिया किसी ने नोज से, इंजेक्शन फूड के थ्रू जो है कोई एलर्जी हो गई, इंजेक्शन ड्रग से एलर्जी हो गई है। उसके बाद कॉमन एलर्जेंस फूड सब्सटेंसेस में कौन से आ जाते हैं, वीट, एग, मिल्क एंड चॉकलेट। इनहेलेंट्स में पोलन ग्रेन्स, फंजाई, डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स एंड डिसएग्रीएबल एडोर। कॉन्टेक्टेंट्स में केमिकल सब्सटेंसेस, मेटल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स में आपके पास पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई।
फिर ड्रग्स में एस्पिरिन और एंटीबायोटिक्स, और फिजिकल एजेंट्स में कोल्ड, हीट, लाइट प्रेशर और रेडिएशन। इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस आ जाते हैं, जो ऐसे एजेंट्स जो सिवियरली एलर्जिक कंडीशंस कॉज कर दें और ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉज कर दें, उनको कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। उसमें टाइप 1 या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस आ जाते हैं, टाइप 1 या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। RX stands for reactions. Type 2 cytotoxic reactions. Type 3 antibody mediated reactions. Type 4 cell mediated reactions. Type 5 stimulatory या blocking reactions. तो सबसे पहले टाइप 1 की बात करते हैं। एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है कोई भी बॉडी में एग्जैजरेटेड रिएक्शन कॉज हो रहा है ना, तो उसको आप एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कहते हैं, टू एंटीजन और द एजेंट टू विच द बॉडी इज सेंसिटाइज्ड ऑलरेडी। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है अगर किसी एलर्जन के जो है उसके एक्सपोजर में आ गई तो IgE जो है वो वहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस होगी, जिसको रीएगेंस भी कहते हैं और सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं बाइंड करेंगे विद द सरफेस रिसेप्टर्स ऑफ मास्ट सेल्स एंड सर्कुलेटिंग बेसोफिल्स। और मास्ट सेल्स क्या करेंगे, वो वेंडरिंग सेल्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज़ में आपको प्रेजेंट मिल रहे होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन में, थ्रोट में, लंग्स में या आइज़ में मिलते हैं। ये क्या करते हैं, डीग्रेनुलेशन हो जाएगी मास्ट सेल्स की और बेसोफिल्स की, उसमें से कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे जो हिस्टामिन रिलीज़ करेंगे और आपकी जो है केमिकल मीडिएटर्स वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज कर देते हैं। फिर टाइप 2 आ जाते हैं, ये मेनली जो है IgG एंटीबॉडीज़ इसमें रोल प्ले करती हैं। इसमें होता है वो IgG जो है वो एंटीजन्स के साथ बाइंड होके तो ब्लड सेल्स में सर्कुलेट करती हैं और फिर समटाइम्स IgM और IgA भी इसमें इन्वॉल्व आपको मिलती हैं। और ये जो है वो क्या करती हैं, हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न में जो हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी और ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया जो है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद टाइप 3 एंटीबॉडी मीडिएटेड आ जाते हैं, उसमें एक्सेस अमाउंट अगर हो जाए एंटीबॉडी IgG या IgM की तो उस वजह से एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस हो सकते हैं। क्या कॉज कर सकते हैं, ये जॉइंट्स में आर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं, हार्ट में मायोकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट या आप कह लें मसल्स ऑफ हार्ट। उसके बाद ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। टाइप 4 या सेल मीडिएटेड में आपकी डिलेड या स्लो टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है, एलर्जिक रिएक्शंस में मिलती है ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई। और ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में जो है कॉमन मिलती है। इसमें एक टेस्ट बताया हुआ है मेंटॉक्स टेस्ट। मेंटॉक्स टेस्ट जो है ना वो एक बेसिकली स्किन पैच टेस्ट होता है TB के पेशेंट्स में जो रिकवर हो गए हों TB से, तो उनमें ये किया जाता है टू रूल आउट कि उनमें अभी भी TB है या नहीं, या उनकी कह लें कि एंटीबॉडीज़ चेक की जाती हैं पैच टेस्ट से कि उन्होंने उसके अगेंस्ट डिजीज़ के एंटीबॉडीज़ डेवलप बॉडी में कर ली हैं या नहीं की। उसके बाद टाइप 5 या स्टिमुलेटरी ब्लॉकिंग रिएक्शंस आ जाते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ या मायस्थीनिया ग्रेव्स डिजीज़ में स्टिमुलेटरी आएंगे और आपके मायस्थीनिया ग्रेविस में ब्लॉकिंग एजेंट्स आएंगे। ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है कि TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो कंबाइन करता है विद सरफेस रिसेप्टर्स ऑफ थायराइड सेल्स और आपकी सिंथेसिस या सिक्रीशन करवाता है थायराइड हार्मोन्स की। उसके अलावा मायस्थीनिया ग्रेविस में IgG ऑटो एंटीबॉडीज़ की डेवलपमेंट करवाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमने लास्ट टाइम इसका आधा पोर्शन पढ़ा था कि क्या क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, उसके बाद इम्यूनिटी में आपके पास कौन कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। देन आपने पढ़ा था कि बॉडी में नेचुरल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कौन कौन सी कहाँ कहाँ मिलती हैं, एंटीबॉडीज़ किस तरह से काम करती हैं, उनका मैकेनिज्म मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। देन हमने आज पढ़ा एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ में उसकी फर्दर टाइप्स पढ़ी, उनके फंक्शंस पढ़े और फिर हमने इम्यूनाइजेशन पढ़ी कि इम्यूनाइजेशन क्या होती है। उसमें हमने पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ी, इम्यूनाइजेशन पढ़ी। पैसिव में हमने नेचुरल और एक्वायर्ड देखा क्या होती है। फिर हमने एक्टिव में भी जो है उसकी टाइप्स देखी, क्लिनिकल इन्फेक्शन में, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में, देन उसकी पैसिव इम्यूनाइजेशन या नेचुरल इम्यूनाइजेशन देखी। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ पढ़े ऑटो इम्यून डिजीज़ पढ़ी। ऑटो इम्यून डिजीज़ के बाद हमने हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शंस देखे कि क्या होते हैं। तो ये हमारा इम्यूनिटी का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है आज का। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।